हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आपका दोस्त धन जी आज फिर से सेट नंबर 13 को लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि साइंस का क्वेश्चंस होता है। साइंस में 25 क्वेश्चन होते हैं, आप सबों को पता होता है। और हम लोग रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं और यह सेशन MCQ सेशंस के रूप में होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और बायो के क्वेश्चन होते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को संग्रह किया गया है। अब इन सारे क्वेश्चनों में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और जो क्वेश्चन हैं, बायो के जो क्वेश्चन हैं, ये सभी के सभी जो आरआरबी ग्रुप डी हुए हैं, आरआरबी के जो ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होता है। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोगों को और जल्दी से जुड़ जाइए। 1 मिनट का वेट कर लीजिए सभी लोगों को और उसके बाद इस सेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से जुड़िए सभी लोग, एक बार सभी लोग को शेयर कर दीजिए और सभी लोग नोटिफिकेशंस जो बेल है उसको ऑल पे क्लिक कर लेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो प्राइम होता है आपके पास पहुंच जाए। तो आप सभी लोग क्या जल्दी से शेयर कीजिए, सभी लोग को जोड़िए, सभी लोग को जल्दी से जोड़िए। आज है लगातार यह 13वां सेट है और प्रत्येक रात्रि हम लोग 9 बजे जुड़ते हैं और यह 13 नंबर सेट है। तो चलिए जुड़िए जल्दी जल्दी से सभी लोग और 20 सेकंड और वेट कर लिया जाए सभी का, उसके बाद सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। क्वेश्चंस का संग्रह भी बहुत अच्छा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को संग्रहित किया गया है। तो आप लोग कृपया जब भी जुड़े शुरू से लास्ट तक जुड़े और 1 घंटा का सेशन होता है, 1 से सवा घंटा का सेशन होता है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि क्वेश्चन का आनंद ले सकें। तो 1 सेकंड से जल्दी से जुड़िए सभी लोग, जितने लोग हैं जल्दी से जुड़िए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इस सेशन का, सेट नंबर 13 का, सेट नंबर 13 का यह फर्स्ट क्वेश्चन है। आंसर कीजिए सभी लोग कि गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि गुरुत्व जी का त्वरण होता है, बताइए। mr² बाई जी बटे में mr² या gm बटे में r²। पहला का बताइए कि पहला का आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा कि गुरुत्व जी के कारण त्वरण होता है। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से, झटाझट। चलिए आंसर की अगर बात कहा जाए, सभी से जुड़िए, जब भी जुड़िए जल्दी से जुड़िए सभी लोग। चलिए अगर पहले का आंसर की अगर बात कहा जाए कि गुरुत्व जो जी है उसके कारण त्वरण का मान क्या होता है, तो आपको पता होता है कि जी होता है gm बटे में r²। तो यह क्या है, इसका सूत्र है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है किसके बीच, जैसे कि छोटा जी और बड़ा जी के बीच के संबंध से यह आता है। छोटा जी और बड़ा जी के संबंध से क्या होता है, हमको यह प्राप्त होता है। तो जी बटे में gm बटे में r², यह क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि घनत्व को परिभाषित किया जाता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल में, या प्रणोद और क्षेत्रफल में, या भार प्रति आयतन में। बताइए क्या होगा। घनत्व कहते किसको है, घनत्व के परिभाषित किया जा सकता है किससे। दूसरा का आंसर कीजिए जल्दी से। घनत्व को परिभाषित किया जाता है किससे, 2 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए अगर इसकी अगर बात कहा जाए तो हमको पता है कि घनत्व बराबर होता है, क्या होता है, जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। अब यह है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, मतलब कि m और a के गुणनफल, और यह क्या होता है, बल होता है। यह है बल, और द्रव्यमान और आयतन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। जबकि प्रोध बल और क्षेत्रफल, मतलब कि यह है बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल किसका होता है, तो ये होता है दाब का। मतलब यह है बल का और यह क्या है, दाब का है, और यह क्या है, घनत्व का है। तो आपसे पूछा था कि घनत्व का बताइए, तो कहेंगे द्रव्यमान प्रति आयतन जो होता है, द्रव्यमान का
होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध होता है। बताइए कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का संबंध को बताइए क्या होगा। ए बी सी, जल्दी आंसर कीजिए। तीसरे नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग। क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। सेल्सियस और केल्विन के बीच के तापमान का कितना होगा। चलिए, अगर इसका आंसर की अगर बात कहा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। और लोग हैं तो करिए कमेंट जल्दी से। तो अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री और 273 केल्विन। या क्या होता है, इनके बीच संबंध होता है। हम लोग कैसे याद रखते हैं, तो C/5 F-32/9 और K-273 कितना होता है, 5 होता है। और आपसे पूछा है कि सेल्सियस और केल्विन के बीच का संबंध बताइए, तो दोनों को क्या कीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। मतलब K-273 और बटे में 5, 5 से 5 कटा, यहाँ से क्या मिल गया, तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वह होता है 200, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर यहाँ से अगर बात कहा जाए तो यहाँ से क्या मिला, क्योंकि यह जो होता है K-0 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से जब कीजिएगा संबंध क्या निकल के आएगा, तो C-0 डिग्री बराबर K-273 होता है। तो और यही संबंध आपको बताना था कितना होगा, तो 0 डिग्री जो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन के बराबर होता है। यह क्या है, इनके बीच का संबंध होता है। तो यह क्या है, इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो सतहों के बीच अनियमितता के कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है। जब दो सतहों के बीच अनियमितता होगी तो क्या होगा, अनियमितता के कारण क्या होता है, बताइए कि जब दो सतहों के बीच अनियमितता होगी तो क्या होगी। चलिए आंसर कीजिए। अगर दो सतहों के बीच के सतह को अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो घर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। और कहा जाता है कि दो सतहों के बीच जो घर्षण उत्पन्न होता है अनियमितता के कारण ही होता है। दूसरा बात कि घर्षण के पिंड जो है संपर्क तल के समानांतर होते हैं। मतलब कि जो घर्षण होता है वो संपर्क तल के समानांतर होता है। और कहेगा कि घर्षण कब उत्पन्न होता है, तो जब दो सतहों के बीच अनियमितता आएगी। मतलब कि एक खुरदुरी सतह है और एक क्या है, चिकनी सतह है, तो इन दोनों के बीच घर्षण उत्पन्न होगा। यानी कि दो सतहों में अनियमितता के कारण उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को, मतलब कि समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ या वेग दूरी ग्राफ। बताइए क्या कहा जाता है। बताइए कि समय और वस्तु के वेग के बीच जो होगा उसको क्या कहा जाता है। कीजिए आंसर सभी लोग। कि जब समय के साथ किसी वस्तु के वेग को दिखाने वाले को क्या कहते हैं। चलिए, अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो इसको क्या कहेंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है, समय दिखाई दे रहा है, वेग दिखाई दे रहा है, तो उसको कहेंगे कि यह क्या है, वेग समय ग्राफ होता है। आपको क्वेश्चन यहाँ से कुछ बनते हैं, जैसे कि हो गया और यहाँ पे लिख देता है वेग और यहाँ पे लिख देता है समय। ठीक है, वेग और समय ग्राफ जब होगा, एक वेग समय ग्राफ जिसमें वेग और समय को होगा, तो जो इससे ग्राफ मिलेगा उसको वेग समय ग्राफ। और एक ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखता है,
दूरी और समय, दूरी और समय, और एक तीसरा और बना लेते हैं, यह क्या हुआ, वेग और समय, दूरी और समय, और एक होता है चाल और समय। ठीक है, और एक होता है विस्थापन। क्या होता है, तो विस्थापन होता है। विस्थापन, और यह क्या हुआ, समय। देखिए आपको कहेगा कि वेग और समय हो उसको वेग समय ग्राफ, दूरी और समय तो दूरी समय ग्राफ, विस्थापन और समय तो विस्थापन समय ग्राफ, और चाल और समय तो इसको क्या बोलते हैं, चाल समय ग्राफ बोलते हैं। मतलब कि वेग और समय के बीच के कहेगा कि जो ग्राफ होगा उसको कौन से कहें, तो वेग समय ग्राफ, दूरी और समय के बीच तो इसको दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, और चाल समय ग्राफ। आपसे कभी कभी पूछता है कि बताइए, क्या बताइए, कि बताइए कि दूरी समय ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। तो जो दूरी समय ग्राफ होता है, दूरी, जब हम दूरी को समय से भाग देते हैं तो क्या कहते हैं, चाल प्राप्त होता है। तो अब इससे कभी कभी पूछता है कि दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है, तो चाल पता चलता है। जबकि विस्थापन समय ग्राफ से क्या पता चलता है, तो आपको पता है कि विस्थापन बटे में समय जो रहता है यह वेग को बताता है, तो कहेंगे इससे वेग की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो दूरी, ठीक है, दूरी से, दूरी समय ग्राफ से चाल पता चलता है, और चाल समय ग्राफ नहीं होता है। यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, ये नहीं होता। तीन ही केस आता है, एक आता है वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, और एक क्या होता है, वेग समय ग्राफ। तो वेग में जब समय को आप भाग दीजिएगा तो वेग और समय के जो होता है, वेग में समय से भाग दीजिएगा तो क्या होता है, यह होता है त्वरण प्राप्त होता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि बताइए आपको वेग समय ग्राफ से किसकी प्राप्ति होती है, तो कहेंगे कि वेग समय ग्राफ से हमें त्वरण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, त्वरण की प्राप्ति होती है। और इसमें कुछ केस ऐसे बनते हैं, और कुछ केस ऐसे बनते हैं, और एक केस ऐसे, और एक केस क्या होता है, ऐसे बनता है। ठीक है, यह क्रिया सभी में होता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि वेग समय ग्राफ से हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो त्वरण की। जबकि दूरी समय ग्राफ से हमें चाल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, चाल की। जबकि विस्थापन समय ग्राफ से हमें वेग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सबको पता है कि जब आपका क्या हो, दूरी समय ग्राफ हो, जब दूरी समय ग्राफ हो तो दूरी में जब समय से भाग दीजिएगा तो चाल प्राप्त होता है। कहे कि चाल प्राप्त होता है, कि दूरी समय ग्राफ किस से क्या प्राप्त होता है, तो चाल प्राप्त होता है। फिर होगा कि विस्थापन समय ग्राफ से, विस्थापन समय ग्राफ से क्या पता चलता है, विस्थापन समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त चलता है, तो वेग पता चलता है। और फिर पूछे कि वेग समय ग्राफ से क्या पता चलता है, वेग समय ग्राफ से क्या पता चलता है, ग्राफ से क्या पता चलता है, तो समय वेग समय ग्राफ से हमें त्वरण की पता चलती है। ये आपको याद रखना है कि दूरी समय ग्राफ, जिसमें दूरी और समय देगा तो दूरी समय ग्राफ, विस्थापन और समय देगा तो विस्थापन समय ग्राफ। जबकि आपको क्वेश्चन पूछा है कि वेग और समय हो उसको क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। और कभी कभी क्या करता है कि आकृति आपको बना के दे देता है और कहता है कि बताइए यह किसको सूचित करता है। आपको ऐसे बना देगा, ठीक है, और एक लाइन ऐसे बना देगा, ठीक है, और यह क्या होगा, ऐसे बना देगा, और एक केस ऐसे आता है, और एक केस ऐसे होगा, और ये केस क्या होता है, ऐसे बनता है। अब यहाँ पे कुछ भी रख सकता है, या तो आपको क्या रखेगा, दूरी रखेगा,
या विस्थापन रखेगा या वेग रखेगा, और हमेशा यहाँ पे क्या होंगे, समय होंगे। जब दूरी और समय होगा तो क्या प्राप्त होगा, चाल प्राप्त होगा। विस्थापन और समय होगा तो वेग प्राप्त होगा, जबकि वेग और समय होगा तो त्वरण प्राप्त होता है। तो आपसे पूछता है कि अगर ऐसे करके देगा कि ऐसे आकृति बना दिया और पूछेगा कि बताइए यह वेग समय ग्राफ है तो यह कैसा त्वरण प्राप्त हो रहा है, तो कहेंगे कि जब आपको एक सीधी रेखा में गमन होता हुआ दिखाए और यहाँ पर वेग समय ग्राफ हो तो कहेंगे कि एक समान त्वरण प्राप्त हो रहा है, एक समान त्वरण प्राप्त हो रहा है। जब आपको यहाँ पे वेग और यहाँ पे समय होगा तो कहेंगे कि एक समान त्वरण प्राप्त हो रहा है। अगर दूरी और समय होगा तो कहेंगे एक समान चाल प्राप्त हो रहा है। अगर विस्थापन और समय होगा तो कहेंगे कि एक समान वेग प्राप्त हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर हाई जो होगा सेम होगा। अब यह डिपेंड करता है कि यहाँ पे दूरी है, दूरी होगा तो यहाँ पे चाल हो जाएगा, विस्थापन होगा तो वेग हो जाएगा, वेग है तो त्वरण हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वेग समय ग्राफ आपसे पूछा है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वेग है, और वेग समय ग्राफ जब आपको ऐसा आकृति दिखाए तो कहेंगे कि यह एक समान त्वरण की आकृति है, एक समान त्वरण। आपको जब ऐसे करता हुआ दिखाए तो यह कहेंगे कि समान रूप से बढ़ता हुआ त्वरण है, यानी कि बढ़ने का प्रतीक है। यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह घटने का प्रतीक है, समान त्वरण, समान रूप से जो त्वरण नहीं है तो कहेंगे कि त्वरण घट रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। और यह जो होता है, यह जो आपकी स्थिति बताता है, यह स्थिर स्थिति को बताता है, स्थिर या विरामावस्था को। और यह आकृति जो बताता है कि ऐसा आकृति कभी भी असंभव है, मतलब कि ऐसा आकृति नहीं बन सकता है। एक सीधी रेखा में जाएगा कहेंगे एक समान त्वरण है, ऐसे जाएगा कि तो कहेंगे बढ़ते हुए त्वरण को बता रहा है, ऐसे दिखाएगा तो घटते हुए त्वरण को, ऐसे दिखाएगा तो कहेंगे कि यह क्या है, स्थिर त्वरण या यानी कि विराम त्वरण कहिए, या क्या कह सकते हैं उसको, विराम को और क्या कहा जा सकता है कि बढ़ नहीं रहा है, वह क्या है, स्थिर है। और ऐसा आकृति आपको दे दे, यहाँ पे समय है और यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच के दे दे, सोच कर दे, तो कहेंगे कि यह फिगर जो है असंभव होता है। तो यह क्या थे, आपको एन से क्वेश्चन थे। तो आपसे पूछा था कि बताइए कि वेग समय ग्राफ से क्या कहता है कि समय और वेग को दिखाने वाले को वेग समय ग्राफ कहते हैं, और पूछता है कि वेग समय ग्राफ से किसका पता चलता है, तो कहेंगे कि त्वरण का पता चलता है। किसका पता चलता है, तो त्वरण का पता चलता है। और यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ होता तो आपको तो बताइए दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन को बताइए कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है। मतलब जब उसके ऊंचाई को बदल देंगे तो उसकी जो ऊर्जा है बदलाव आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में। आंसर कीजिए 6 नंबर, 6 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा। किसी वस्तु बताइए कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। आंसर कीजिए सभी को। तो आप सभी को पता है कि कौन सी ऊर्जा होती है, तो वह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, और यह क्या होता है, उसके ऊंचाई पे निर्भर करता है। तो कहेंगे ऊंचाई के साथ उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, बदलता रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन सा सदैव धनात्मक होता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण या स्थितिज ऊर्जा। बताइए कि कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है। बताइए कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है। चलिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है तो वह होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होता है वह सदैव धनात्मक होता है, यानी कि हमेशा धनात्मक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट, सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए, सबको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। कूलाम किसका होता है, कूलाम होता है आवेश का।
एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। और वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का, जो विभवांतर है उसका होता है। अब ओम रहा प्रतिरोध का, तो आपको यहीं से विशिष्ट प्रतिरोध भी याद रखना होगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी याद रखना होता है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। जब प्रतिरोध के आप प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर, और इसी के साथ और एक याद रख लिए कि चालकता का, चालकता का एसआई मात्रक कहेगा तो क्या कहेंगे? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, इसी को क्या लिखते हैं? ओम इनवर्स। या चालकता का एसआई मात्रक महो या साइमन होता है, साइमन होता है। तो ये क्या थे? आपके चालकता थे। जबकि विशिष्ट चालकता का होता तो क्या होता? विशिष्ट चालकता का होता, विशिष्ट चालकता का होता तो क्या होता? तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर होता है। साई जो मन है साइमन प्रति मीटर होता है। तो ये आपके क्या थे? इनके थे। जबकि आपको चुंबकीय का देखना हो तो चुंबकीय को इसी, क्योंकि जब भी पढ़ेंगे चुंबकीय को, चुंबकीय जो है उसको भी इसी के साथ पढ़ लीजिए। तो चुंबकीय, अगर चुंबकीय क्षेत्र का कहता तो क्षेत्र के लिए क्या चाहिए? तो क्षेत्र का एसआई मात्रक कहेगा तो कहेंगे कि टेस्ला, क्योंकि किसी दूसरे के क्षेत्र में जा रहे हैं तो टेस्ला चाहिए। जबकि सीजीएस मात्रक चाहिए तो कहेंगे कि गैस, मतलब कि गॉस, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीएस मात्रक गॉस होता है। जबकि वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका एसआई मात्रक होता है वेबर। और जबकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है उसका घनत्व का होता है, चुंबकीय घनत्व का। अगला आइए, एकमात्र जो तरंग की प्रकृति वर्णन नहीं करती है, यानी कौन सा है जो तरंग की प्रकृति को वर्णन नहीं करता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग की ऊंचाई, तरंग की गति या ऊंचाई। बताइए कि कौन है जो तरंग की प्रकृति को नहीं बताता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग गति या ऊंचाई। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा? 9th नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग। कौन है जो कि तरंग के प्रकृति को नहीं बताता है? आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट से। सभी लोग कर रहे हैं आंसर? करिए जल्दी जल्दी। चलिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सा तरंग के प्रकृति को वर्णन नहीं करता है तो कहेंगे कि ऊंचाई जो है तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग की गति जो है यह किसी तरंग के प्रकृति को वर्णन करता है। जबकि ऊंचाई किसी के तरंग के जो प्रकृति है उसका वर्णन नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए कि जल का क्वथनांक कितना होता है? जो जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है? आंसर कीजिए सभी लोग, जल का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो सबको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि हिमांक बिंदु कहता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। यह क्या? पहला आंसर। द्रव और गैसों के ताप में अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? चालकता, संवहन, विकिरण या चालकता और विकिरण दोनों। मतलब कि द्रव और गैसों में जो ताप का अंतरण होता है किस विधि से होता है? बताइए, चालकता, संवहन, विकिरण, चालकता और विकिरण दोनों। तो द्रव और गैस में आपको बताना है कि द्रव और गैस में क्या होता है। द्रव और गैस में बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग।
चलिए, द्रव और गैस के ताप नियंत्रण का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो उसका होता है संवहन, क्योंकि द्रव और गैस में दोनों में ताप का अंतरण या उसमें संचरण जो होता है संवहन के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा से प्रक्षेपित किया जाता है तो गति उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? बताइए। क्योंकि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर रूप से आप प्रक्षेपित कर रहे हैं तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? जी बराबर इतना और एच कहा कि जी गुरुत्वीय त्वरण है, एच ऊंचाई है और टी क्या है? समय है। मतलब आप लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में प्रक्षेपित कर रहे हैं तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? बताइए कि जब उच्चतम बिंदु पे जाइएगा तो जो पिंड है उसका वेग क्या होगा? शून्य हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी एच हो जाएगा या जी टी हो जाएगा? बताइए क्या होगा? आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, अगर बात कहा जाए तो किसी पिंड के लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो उच्चतम बिंदु पर जो इसका पिंड का वेग होगा वह क्या होगा? तो शून्य होगा, क्योंकि हम जब भी नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जहाँ सबसे अधिकतम बिंदु होगा वहाँ पे आपका वेग जो होता है शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ऊपर शून्य होगा, फिर नीचे आएगा तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो आपसे पूछा है कि किसी लंबवत ऊर्ध्वाधर रूप से आप ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर जो पिंड का अंतिम वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कि बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन को बताइए कि एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, तो यदि 10 सेकंड में वह 200 मीटर दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा? बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए क्या होगा? जब आप एक बस से विश्रामावस्था से चलना शुरू करते हैं और यह नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है तो 10 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? चलिए, अगर आपसे बात कहा जाए तो क्या क्या दे दिया है? तो देखिए, आपको दिया है टी, तो लिख लीजिए कि टी है 10 सेकंड, क्योंकि समय दे दिया है। और आपको दूरी दिया है, मतलब एस दे दिया है। एस कितना है? 200 मीटर है। और आपको पता है कि गति का दूसरा समीकरण होता है, गति के न्यूटन का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्योंकि आपको यहाँ से त्वरण ज्ञात करना था, आपको प्रारंभिक, क्योंकि विरामावस्था से चलना शुरू किया है, तो आप जब विरामावस्था से चलिएगा तो यू आपका क्या होगा? शून्य हो जाएगा। यू आपका क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि विश्रामावस्था से चल रहे हैं। तो देखिए, एस भी आपको पता है, टी भी पता है, यू भी पता है, तो क्या यहाँ से ए निकाल सकते हैं? तो रखिए 200 तो हो जाएगा, यू हुआ 0 तो 0 और टी है 10 तो 10 प्लस हाफ, यह क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर। तो 1/2 गुणे ए का मान पूछ रहा है और जो टी का मान है वह क्या है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। अब देखिए, यह 0 के चलते तो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और यह 200 बराबर 1/2, तो यहाँ से काटिए तो कितना बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा। और इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में। तो कहेंगे कि जो ए का मान आया कितना आया? तो ए का मान आया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना आया? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या किए? टी दिया था, टी लिख लिए, एस दिया था, एस लिख लिए, यू आप विश्रामा से चल रहे हैं तो आपका 0 होगा ही। और बस का कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ
AT² पे लगा दी, यह क्या है आपका गति के दूसरा समीकरण होता है। अगले क्वेश्चन, जब आप एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? बताइए यह नियम किस नियम को व्याख्यायित करता है? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को, जड़त्व के नियम को, न्यूटन गति के विषय के तीसरे नियम को, या संवेग संरक्षण को? बताइए यह किसका वर्णन करता है? आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए क्या होगा इसका, चौथा का, अरे 14 का। चलिए, तो जब कोई गिलास में रख कर कार्ड के उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह जड़त्व का नियम बताता है, क्योंकि वह विश्रामा जड़त्व, अगर जड़त्व में भी कह देता तो वह विश्राम जड़त्व का नियम को बताता है। तो यह किस नियम को बताता है? तो जड़त्व के नियम को बताता है। अगले क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर? Fs mgh 1/2 mu² 1/2 mv²। बताइए 15 का आंसर कीजिए सभी लोग कि स्थितिज ऊर्जा होता है Fs mgh, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? तो सबको पता है, अभी बताएं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, जबकि यह क्या हुआ ke हुआ और यह क्या थे pe थे। पोटेंशियल एनर्जी mgh, कनेक्टिक एनर्जी हाफ mv², यह क्या थे सूत्र थे। अगले क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा है उसका सूत्र क्या होता है? बताइए umgh1h2, umgh, umhg या U बराबर हाफ mv²। बताइए गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है कि क्या होगा। बताइए क्या होगा? आंसर कीजिए जल्दी से कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। चलिए, अगर आपसे गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का है, चाहे कुछ भी स्थितिज ऊर्जा का है, स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा mgh ही होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर mgh हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, या गतिज ऊर्जा होता है? बताइए किसके कारण चली जाती है? तो कहे कि बंदूक में जो चली गोली है लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है वह होती है गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प तने जड़ के शीर्ष पर पाए जाते हैं? मतलब कि कौन सा विभाजन है जो कि जड़ और तने जो होते हैं उनके शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभाज्योतक, स्क्लेरनकाइमा, पेरनकाइमा, या पार्श्व विभाज्योतक? बताइए कौन सा होता है? बताइए शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, या स्क्लेरनकाइमा, या पेरनकाइमा? चलिए, अगर आपसे इसकी आंसर की बात कहा जाए कि कौन सा विकल्प तने और जड़ के शीर्ष पर पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं शीर्ष विभाज्योतक। ठीक है, यह क्या है? शीर्ष विभाज्योतक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि वृक्ष में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तक को क्या कहा जाता है? वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तक को क्या कहा जाता है? भरण उत्तक, संवहनीय उत्तक,
त्वचीय ऊतक या विभेज्य ऊतक? बताइए क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए सभी लोग। क्या कहा जाता है बताइए। चलिए, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि जो वृक्ष के सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक क्या होता है, भरण ऊतक या भरण ऊतक, संवहनीय ऊतक, त्वचीय ऊतक या विभाज्य ऊतक? तो जो वृक्षों के सामग्री का जो परिवहन होता है, जो सामग्री के परिवहन में सहायक होता है, उसको संवहनीय ऊतक बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर संवहनीय ऊतक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है कि मनुष्य जाति में एक पुरुष को उसको एक्स क्रोमोसोम किससे मिलता है? या तो माता या पिता से, माता से, पिता से या माता पिता दोनों के द्वारा। आपको बताना है 20 का आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग कि मनुष्य जाति के एक पुरुष हैं, उनमें एक्स क्रोमोसोम उसकी किससे प्राप्त होता है? माता से, पिता से या बताइए अलग अलग किससे? बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि जो किससे प्राप्त होता है, यानी मनुष्य जाति में एक पुरुष को एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होता है, तो आपको यहाँ पर पुरुष का पता है। आपको पता होता है कि जब जनन की क्रिया होती है तो जनन की क्रिया में तो 22 जोड़ी तो ऑटो क्रोमोसोम होता है, मतलब दोनों में समान होता है, ऑटो क्रोमोसोम होता है। यानी कि जो महिला है या माता, जो माता है और यह पिता है, इनमें भी 22 जोड़ी क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है वह महिला में एक्स के रूप में होता है और जो पिताजी होते हैं उनमें एक्स वाई के रूप में होता है। जब निषेचन की क्रिया होती है, अगर निषेचन के दौरान अगर माता से एक्स निकले, माता के जो अंडाणु है उससे एक्स, और जो पिता के शुक्राणु है उनसे एक्स की प्राप्ति होता है, तब यह जो होता है वह लड़की होती है। जबकि अगर माताजी एक्स देती हैं और माताजी के अंडाणु में एक्स और पिताजी के अंडाणु में वाई होता है, तब क्या होता है? पुरुष होते हैं। तो आपसे यही पूछा गया था कि जब आपको पिता, मतलब कि एक व्यक्ति पुरुष है, एक व्यक्ति क्या है? पुरुष है, तो जो पुरुष होंगे वह एक्स जो है किससे प्राप्त करता? एक मानव जाति में पुरुष एक्स किससे प्राप्त करता है? तो कहेंगे कि वह पुरुष है, इसका मतलब कि एक्स वह हर क्या होगा? माता से प्राप्त करता है। जबकि लड़की में भी कहे तो क्या होगा? माता भी एक्स देंगी और पिता भी क्या देंगे? एक्स देंगे। यानी कि महिला के लिए एक्स एक्स और पुरुष के लिए एक्स वाई। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी किससे प्राप्त होता है? यहाँ पे डिफाइन किया था क्या? पुरुष। तो पुरुष का एक्स क्रोमोसोम उनके माता से प्राप्त होता है, उनके माता से प्राप्त होता है। जबकि अगर यहाँ पे मनुष्य पुरुष नहीं लगाया होता, क्यों मनुष्य जाति से कहता, तो एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होता है? तो अलग आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला प्रारंभिक में होमिनाइडस थे? अग्रेस्टर लाइन के, क्रोमैगन लाइन के, निएंडरथल लाइन के या प्रोसंक लाइन के? बताइए क्या होंगे? आंसर कीजिए सभी लोग। 21 नंबर का आंसर कीजिए।
तो प्रारंभिक के कहाँ से थे? चलिए, अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा क्रो-मैग्नन। कहाँ से थे? तो वे थे क्रो-मैग्नन से थे। अगर होमोसेपियंस की अगर बात कहा जाए तो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक में होमिनाइडस क्रो-मैग्नन, होमिनाइडस क्रो-मैग्नन मानव थे और इनकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल काल में हुई थी। और क्रो-मैग्नो मानव के जो अस्थिपंजर हैं, मतलब कि जो होमिनाइसाइड जो क्रो-मैग्नन है, इनकी जो अस्थिपंजर है वह आधुनिक वैज्ञानिक ने इसे वर्तमान मानव में होमो सैपियंस या अंतिम सीधा पूर्वज, यानी कि साइंटिस्ट ने जो है क्रो-मैग्नन के जो होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला प्रारंभिक में होमिनोसाइड्स क्रो-मैग्नन थे। क्योंकि इनका जो अस्थि पंजर मिला तो साइंटिस्टों ने इन्हें होमो सैपियंस के नाम के रूप से जाना गया। तो यह क्या है? क्रो-मैग्नन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसे टैक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, मेंडल ब्रांट को, आइंस्टाइन को या डार्विन को? बताइए किसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी का? किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? मेंडल ब्रांट का, लिनियस को, आइंस्टाइन को या डार्विन को? आंसर कीजिए 22 नंबर का। सभी लोग आंसर करें और सभी लोग अपना कमेंट में, जब क्वेश्चन हो जाता है आप लोग कमेंट में कुछ भी कमेंट नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को बताना है। जब क्वेश्चंस टोटली का टोटली ख़त्म हो जाएगा, चैट सेक्शंस बंद हो जाएंगे, तो जो नीचे कमेंट होता है, कमेंट में आपको बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही है। यह सभी लोग टाइप करेंगे कि मेरा कितना सही है और मेरा कितना सही है, और सभी के सभी सत्य लिखेंगे, नहीं कि झूठ सच बोल देंगे कि मेरा 25 में से 25 सही है तो मेरा 25 में से 20 सही है। जितना सही हुआ होगा उतना बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि कौन कितना सही कर रहा है और लिख भी रहे हैं। तो एक बार देखेंगे कौन कितना सही किया है। आप लोग सही से आज कमेंट में क्या करेंगे। तो बताइए टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को, डार्विन को या मेंडल ब्रांट या आइंस्टाइन को? तो आप सबको पता है कि टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन से समूह संबंधित मतलब कौन सा समूह है से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? मतलब कि कौन से समूह के जो जंतु होते हैं उनके पशु जो होते हैं जुड़े हुए पैर होते हैं उनके समूह के जंतु के? बताइए 23 नंबर का। पेरिफेरा संघ के, मोलस्का संघ के, एनिलिडा संघ के या आर्थ्रोपोडे संघ के जुड़े हुए पैर होते हैं? किसके? पेरिफेरा संघ के, मोलस्का के, एनिलिडा के या आर्थ्रोपोडा के? आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, आपसे पूछा है कि कौन से पशु के जुड़े हुए पैर होते हैं, तो वे होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के। किस संघ के होते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं उनके जुड़े हुए पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ की अगर जंतु की अगर बात कहा जाए तो यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत जो है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? सबसे बड़ा संघ है। आपसे पूछे कि जो जंतु जगत है उसका सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा होता है। और इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवास, मतलब कि जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं सभी सदस्य जो हैं सभी प्रकार के आवासों जैसे कि
जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं और भूमिगत होते हैं। मतलब कि अर्थपोडा संघ के जो जंतु होते हैं जल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं और स्थलगत या जल जो स्थल के अंदर मतलब जमीन के नीचे भी होते हैं। तो ये जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और ये भूमिगत भी रहते हैं। तो भूमिगत तथा आकाश में भी पाए जाते हैं, यानी कि आपको जल में भी देखने को मिलेगा, स्थल में भी और भूमिगत में भी और हवा आकाश में भी उड़ते हैं। तो और सबसे बड़ा संघ है कौन? अर्थपोडा संघ है। और यह क्या होते हैं? इस जंतु के सभी जगह पाए जाते हैं। और इनकी अगर बात कहा जाए तो इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। मतलब कि जो इनका शरीर होता है वह सिर में भी होता है, वक्ष और उदर में भी विभक्त होता है। इनमें सिर भी होता है, वक्ष, उदर सभी के सभी क्या होते हैं? अर्थपोडा संघ के जंतु में पाए जाते हैं। और इनकी अगर बात कहा जाए अर्थपोडा संघ के, तो ये इनका बाह्य कंकाल जो होता है, जो अर्थपोडा संघ के जो जंतु होते हैं इनका बाह्य कंकाल काइटिन नामक जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे बना होता है। तो आपसे पूछे कि जो अर्थपोडा संघ है उनका कंकाल जो है किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। और इस संघ के जंतु में गमन हेतु अधिक युक्त पद, मतलब कि जंतु गमन करे उसके लिए संधि युक्त पद पाए जाते हैं। और कुछ सदस्य में एक जोड़ी पंख भी होते हैं, मतलब कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जिसमें एक जोड़ी पंख भी होते हैं। तो यह क्या थे? सारे के सारे अर्थपोडा संघ के विशेषता थे। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? अर्थपोडा है। और इन्हीं से पूछा कि जो समूह से संबंधित पशु में जुड़े हुए पैर होते हैं, जुड़े हुए मतलब कि उनके पशु में जुड़े हुए पैर होते हैं तो अर्थपोडा संघ में होते हैं। नहीं भूलेंगे, सबको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कितना मेरा सही है, चैट में नहीं, जब खत्म हो जाएगा तब कमेंट में। अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है किसके? कैल्शियम फास्फोरस के, कैल्शियम सोडियम के, फास्फोरस और सोडियम के या कैल्शियम फास्फोरस के। बताइए कि आपका जो अस्थि कोशिकाएं हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है बना होता है किसका? आंसर करेंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर 24 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग का होगा। और आपको कमेंट में भी बताना है आज कि आपने 25 में से कितना सही किए हैं। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए कि जो हार्ड मैट्रिक्स होता है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस। क्योंकि जो अस्थि कोशिका में जो हार्ड मैट्रिक्स अंतः स्थापित होकर जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। और समस्त जीव के अगर शरीर की बात कहा जाए तो समस्त जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डी में पाई जाती हैं उन्हें अस्थि कहा जाता है। तो आपसे पूछा था कि अस्थि कोशिकाएं में हार्ड मैट्रिक्स का बना होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष का जो वृषण कोष होता है शरीर के बाहर क्यों होता है? मतलब कि जिसमें वृषण होता है उसको वृषण कोष कहते हैं। आपको अगले जो क्लास था उसमें बताए थे कि अधिवृषण क्या है, वृषण क्या है, शुक्रजन नलिकाएं क्या है, सेमनीफेरम ट्यूब क्या है, शुक्रवाहिनी क्या होती है, पूरा अस्तर ग्रंथि क्या होती है, स्टेट ग्लैंड क्या होता है। ये सारे के सारे क्या है? आपको जो पिछले कक्षा था उसमें वो भी शायद लास्ट क्वेश्चन या 24 नंबर क्वेश्चन था उसको डिस्कस किए थे। तो इसका आंसर बताइए कि आपके पुरुष में जो वृषण कोष होता है शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि वह शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, या शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, या पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण होते हैं। बताइए क्या होता है कि वृषण कोष क्यों बाहर होता है? तो सभी लोग बताएंगे। तो आपका जो वृषण कोष बाहर होता है यह होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण
जो आपके शुक्रजन नलिकाएं के वृषण कोश में होता है, आपका शरीर का जो तापमान होता है उससे इनको कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो होता है वृषण कोश जो होता है आपके शरीर से क्या होता है, बाहर होता है। मतलब कि शुक्राणु के निर्माण के लिए आप पूछे कि वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है, तो कहेंगे कि जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस समय आपके सामान्य शरीर का तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यह क्या थे, 25 क्वेश्चन थे। और सभी लोग जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा जाते समय कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना बताएंगे कि कितना हमने सही किया, 25 में से कितना सही हुआ है, सभी के सभी लोग कमेंट करके ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों ने लास्ट तक वीडियो को देखा और डी एजुकेशन से निरंतर जुड़ रहे हैं और हमेशा जुड़ते रहिए। और हर रोज़ 1 से 2 लोगों को, अपने दोस्तों को ऐसे लाइए जो कि पढ़ने वाले हों। ऐसा ना कि 5 मिनट वीडियो देखें और भाग जाएं, ऐसे लाइए कि वो शुरू से अंत तक डटे रहें और क्वेश्चन को आंसर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।